नमस्कार। मैं सुमन द्विवेदी पिछले कई दिनों से लगातार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य पर विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है और आज हम लोग उसी क्रम में आगे शुक्ल जी के ही इतिहास से वीर गाथा काल पर चर्चा करेंगे। वीर गाथा का संवत 1050 से 1375 और प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य। यहाँ शुक्ल जी बताते हैं, पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। यहाँ शुक्ल जी बताते हैं कि जो प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य हैं जैसे बिसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो जो आज हमें देखने को मिलता है वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। संदिग्ध ये जरूर है, लेकिन इन्हीं सामग्रियों से लेकर हम लोग थोड़ा अपने संतोष के लिए विचार करेंगे, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। संदिग्ध यानी ये पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। शुक्ल जी करें कि ऐसा नहीं है कि जो केवल प्राकृत पढ़ा है, प्राकृत में जो बहुत विद्वान हो गया है केवल वही कविता कर रहा है, ऐसा नहीं है। आगे वो बता रहे हैं कि जन साधारण की बोली में भी गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गवारू समझते रहे होंगे। यहाँ पे इस बात को स्पष्ट किया है शुक्ल जी ने कि ऐसा नहीं है कि केवल प्राकृत में ही उस समय की रचनाएं होती थी, बल्कि देश भाषा में भी रचनाएं होती थी। उनमें भी जनसाधारण की बोली में भी गीत रचे जाते थे, दोहे रचे जाते थे। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि विद्वान लोग उसे मतलब कि हास्यास्पद मानते होंगे या गवारू समझते रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं, ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। ये नहीं जो उस समय जनसाधारण की बोली में गीत और दोहे लिखे जाते थे, ऐसा नहीं है कि वो केवल गांव तक ही सीमित रहे। ऐसी जो रचनाएं हैं वो राजसभाओं में भी जरूर पहुंचती रही होंगी। राजा भोज जस मूसर चंद, यहाँ पे कहा जा रहा है राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य रहे होंगे। अब शुक्ल जी बता रहे हैं कि जैसे लोग कहते थे कि कहाँ राजा भोज, कहाँ ये तमाम तरह की जो इस तरह की वाक्य थे, तो यही नहीं कि यही केवल थे, बल्कि ऐसे कहने वाले लोगों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले लोग भी अवश्य उस समय रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद छप्पे में। अब यहाँ पे एकदम शुक्ल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे नीति और श्रृंगार के जो थे, राजसभाओं में जो नीति और श्रृंगार सुनाए जाते थे, इन विषयों पे जो चर्चा की जाती थी वो दोहे में की जाती थी, लेकिन जब वीर रस का वर्णन किया जाता था तो वो छप्पे में किया जाता था। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे। जब वो अपने ये भी कह रहे हैं कि राजाश्रित कवि
यानी जो कवि होते थे, जो राजसभाओं में रहते थे, वो जब अपने वीर रस से संबंधित कविता कहते थे तो वो अनूठी उक्तियां या कई तरह के उदाहरण देते थे जो कि असंभव होता था। तो यही है कि शौर्य पराक्रम का प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित करते थे और इतना जोश भर देते थे, उनके वीर रस में इतना जोश था कि उससे वीर जो है वो काफी उत्साहित हो जाते थे। आगे, ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित थीं और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। अब देखिए, ये जो वीरस की कविताएं थी या ये जो रचनाएं थी, इसमें नीति श्रृंगार की भी जो रचनाएं थी, ये तो राजकीय पुस्तकालय में हुआ ही करती थी, लेकिन चूंकि जीविका चलाना था तो उस स्थिति में वो लोग अपने उत्तराधिकारियों यानी अपने घरों में भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। अब जो रचनाएं थी एकदम हूबहू उसी शैली उसी तरह से प्रस्तुत नहीं की जाती थी, बल्कि उसमें थोड़े बहुत हेर फेर भी कर लिए जाते थे। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती हैं। अब शुक्ल जी यहाँ प्रारंभिक काल के बारे में बता दिए कि ये जो साहित्य है, जो ये कि राजसभाओं में सुनाए जाते थे, जो वीर रस से थे, नीति के भी थे, श्रृंगार के भी थे, और वो अपने वहाँ के क्या कहते हैं कि पुस्तकालय में भी पाए जाते थे और वो अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ देते थे। उत्तराधिकारी लोग उसमें थोड़े बहुत हेर फेर भी कर देते थे। तो इस तरह के जो साहित्य हैं, साहित्य सामग्री है, वो हमारे साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती हैं। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा जाता है। यही कारण है कि इस काल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। आगे, भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे भारत के इतिहास में जो ये वीर गाथा काल का समय था, अर्थात 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय था, वो मुसलमानों के हमले से उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार उस समय मुसलमानों द्वारा उत्तर पश्चिम में लगातार आक्रमण किया जाता था और इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे। यही नहीं, इनके धक्के यानी इनका प्रभाव जो पड़ता था वह भारत के पश्चिमी प्रांत के रहने वाले लोगों पे भी पड़ता था। और कहाँ? जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे, यानी वहाँ पे हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, वहाँ पे भी उन मुसलमानों के आक्रमण का प्रभाव पड़ता था। आगे, गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अंधलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि जहाँ की जनता की जो भाषा होगी वहाँ की साहित्य पर भी वही भाषा परिलक्षित हमें वही भाषा हमें दिखाई देगी। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई
किसी आवश्यकता बस नहीं होती थी। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूं ही मोल ली जाती थी। अब देखिए जो छोटे छोटे राजाओं के बीच उस समय लड़ाई होती थी ना, ऐसा नहीं था कि उसकी बहुत जरूरत थी, उसकी बहुत आवश्यकता थी, उनमें एक दूसरे के प्रति बहुत दुश्मनी था, ऐसा नहीं है। बल्कि अपने शौर्य प्रदर्शन यानी अपने वीरता का प्रदर्शन करने के लिए अनायास ही उस समय लड़ाई को मोल ले लिया जाता था। यानी लोग अपने वीरता को दिखाने के लिए उसमें लड़ाई कर लेते थे। बीच बीच में मुसलमानों के हमले होते रहते थे। सारांश यह कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। अब देखिए शुक्ल जी ने इसे सारांश में स्पष्ट कर दिया कि जो हमारा ये जिस समय हमारी साहित्य का अभ्युदय होता है, यानी जिस समय हमारी साहित्य का जन्म होता है, उस समय लड़ाई भिड़ाई का दौर था, उस समय वीरता का समय था और सारी बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो शेष बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और फिर से वही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि यदि आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो प्लीज आप एक बार हमारे वीडियो को क्रम से जरूर देखें। पुनः दावा करती हूँ कि अगर आप क्रम से देखेंगे तो आपको अपने अंदर से हिंदी साहित्य के प्रति गहरी रुचि भी पैदा होगी और आप में प्रबल विश्वास भी जागेगा और अपने उस प्रतियोगी परीक्षा को अच्छे नंबरों के साथ आप पास कर लेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और अंत में यही कहेंगे कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस ये